दोस्तों, चीन का सबसे बड़ा डर अमेरिका नहीं है। चीन का सबसे बड़ा डर मिसाइल्स भी नहीं है। चीन का सबसे बड़ा डर सैंक्शंस भी नहीं है। तो चीन का सबसे बड़ा डर है क्या? हाँ, लड़ाई तुरंत नहीं होती, हेडलाइंस नहीं बनती, लेकिन स्पेस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जापान ने यह भली भांति समझा है। अगर ताइवान गिरा तो अगला नंबर जापान का है। जापान ने पहली बार इतनी क्लैरिटी से कहा कि ताइवान पर अटैक इज इक्वल टू जापान पर अटैक। दोस्तों, ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये मिलिट्री प्लानिंग असम्पशन है। चीन के सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी मिसाइल्स नहीं है दोस्तों, इकोनॉमी नहीं है, पॉपुलेशन भी नहीं है। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है एक सेंट्रलाइज्ड ईगो। आज का जो जापान है वो मिलिट्री बजट बढ़ा रहा है, काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी ओपनली डिस्कस कर रहा है, ताइवान को एक एग्जिस्टेंशियल इशू मान रहा है। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, चीन का सबसे बड़ा डर अमेरिका नहीं है। चीन का सबसे बड़ा डर मिसाइल्स भी नहीं है। चीन का सबसे बड़ा डर सैंक्शंस भी नहीं है। तो चीन का सबसे बड़ा डर है क्या? चीन का सबसे बड़ा डर है स्ट्रेटेजिक कंटेनमेंट। वो कंटेनमेंट जहां लड़ाई तुरंत नहीं होती, हेडलाइंस नहीं बनती, लेकिन स्पेस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। स्ट्रेटेजिक कंटेनमेंट, रिमेंबर दिस वर्ड, जिससे चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ है। और आज इंडो पैसिफिक रीजन में एग्जैक्टली वही हो रहा है। और इस कंटेनमेंट का सबसे पावरफुल पिलर कौन बन के उभरा है? जापान। जापान को दुनिया सालों तक कैसी दिखती रही दोस्तों? कट कट कट। जापान को दुनिया सालों तक कैसी दिखती रही दोस्तों? एक पैसिफिस्ट नेशन, सॉरी, इकोनॉमिक पावर, राइट, मिलिट्री रेस्ट्रेंट, एक साइलेंट पार्टनर। पर दोस्तों, ये जापान पुरानी कहानी हो चुकी है। आज का जो जापान है वो मिलिट्री बजट बढ़ा रहा है, काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी ओपनली डिस्कस कर रहा है, ताइवान को एक एग्जिस्टेंशियल इशू मान रहा है। और ये कोई इमोशनल शिफ्ट नहीं है, ये कोल्ड स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है। जापान ने ये भली भांति समझा है। अगर ताइवान गिरा तो अगला नंबर जापान का है। इसीलिए जापान ने एम्बिग्विटी छोड़ दी। और इंडो पैसिफिक में के जियोपॉलिटिक्स में एम्बिग्विटी छोड़ना मतलब है साइड चूज करना। एंड जापान हैज चोजन द साइड ऑफ ताइवान। थोड़ा ताइवान की बात करते हैं। चीन ताइवान को क्या मानता है? एक इंटरनल मैटर। दुनिया ताइवान को क्या मानती है? एक फ्लैश पॉइंट। लेकिन जापान ताइवान को क्या मानता है? एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट। ये शिफ्ट बहुत ही बड़ा है दोस्तों। जापान ने पहली बार इतनी क्लैरिटी से कहा कि ताइवान पर अटैक इज इक्वल टू जापान पर अटैक। दोस्तों, ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये मिलिट्री प्लानिंग असम्पशन है। और जब एक जापान जैसा एडवांस नेवल पावर ऐसे असम्पशन पे प्लान बनाती है तो अपोनेंट का कैलकुलस हिल जाना है। चीन को अब यह समझ में आ गया कि उसका घेराव हो रहा है। यहां से भारत, वहां जापान। और उसको यह भी समझ में आ रहा है कि ताइवान का वॉर सिर्फ ताइवान का वॉर नहीं होगा, ये एक रीजनल वॉर बन जाएगा और पॉसिबली ग्लोबल वॉर। और चीन का सिस्टम ग्लोबल वॉर सस्टेन करने के लिए रेडी ही नहीं है। इनफैक्ट दे डोंट वांट टू फाइट अ वॉर। वो तो सुन्जू के प्रिंसिपल्स पे चलते हैं ना। और सुन्जू का प्रिंसिपल क्या बोलता है? आपको वॉर लड़ने की जरूरत नहीं है। पता नहीं किस, क्या घटिया सोच है। विदाउट अ मिलिट्री पावर आई कैन, हाउ कैन चाइना बी फाइटिंग और विनिंग अ वॉर? एनीवेज, अब पिक्चर को थोड़ा ऊपर से देखिए दोस्तों। इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है? नॉर्थ में जापान इज हार्डनिंग इट स्टैंड्स। वेस्ट में भारत इंडियन ओशन को, इंडियन ओशन के कंट्रोल चोक पॉइंट्स को कंट्रोल कर रहा है। ईस्ट की तरफ ताइवान प्रेशर पॉइंट है। और साउथ की तरफ फिलीपींस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया एक टाइट अलाइनमेंट कर रहे हैं। और इसी को अगर आप देखें तो दिस इज व्हाट इज मल्टी वेक्टर कंटेनमेंट ऑफ चाइना। चीन के लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक दुश्मन स्ट्रांग हो गया।
चीन के लिए प्रॉब्लम ये है कि हर डायरेक्शन में स्पेस कम होती जा रही है, इट इज श्रिंकिंग। द स्पेस दैट चीन हैड सम इयर्स बैक, इट इज श्रिंकिंग। और दोस्तों आप भी समझते हैं जियोपॉलिटिक्स में जब स्पेस कम हो जाए तो रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा, आपकी गलती करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, यू विल बी मोर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स। अब भारत की बात करते हैं। और यहाँ एक बात सबसे पहले अपने को यह समझनी होगी कि भारत और जापान का रिलेशनशिप कभी भी लाउड नहीं रहा है। नो स्लोगन्स, नो मिलिट्री परेड्स, नो पब्लिक चेस्ट थम्पिंग। जो रिश्ते सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं वो सबसे पहले टूटते हैं। और भारत और जापान का रिश्ता चिल्लाता कभी नहीं है, लाउड नहीं है, एकदम शांति से अपना काम करता है। इस रिलेशन की जड़ सिर्फ आज चीन की प्रॉब्लम में नहीं है दोस्तों, ये जड़ इतिहास में है। भारत और जापान का जो रिलेशन है, जब दुनिया भर के देश भारत को लेक्चर्स दे रहे थे, न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शंस की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे डाउट कर रहे थे भारत की कैपेबिलिटी को, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर प्रेशर दिया जा रहा था, जापान उन गिने चुने कुछ देशों में था जो भारत को सिविलाइजेशनल इक्वल के रूप में देखता रहा। जापान ने भारत को कभी भी जूनियर पार्टनर नहीं माना, जापान ने भारत को कभी भी क्लाइंट स्टेट नहीं माना, और ना ही टेम्पररी अलाइनमेंट के लेंस से देखा जापान ने भारत को। और भारत ने भी जापान को कभी एक अपॉर्चुनिस्ट पावर या अनरिलायबल एलाय नहीं समझा। यही जवाब है कि जब शिंजो आबे कहते थे कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, उन्होंने जो शब्द कॉइन किया था कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, वो एक स्पीच नहीं थी, वो एक शेयर्ड वर्ल्ड व्यू थी। इंडो पैसिफिक एक सिंगल स्ट्रेटेजिक स्पेस है। साइलेंट पार्टनरशिप का रियल मतलब क्या है? जो लोग डिफेंस और स्ट्रेटेजी समझते हैं उनको दोस्तों ये पता है कि साइलेंट पार्टनरशिप सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होती है। भारत और जापान का अलाइनमेंट कैमरा के लिए नहीं होता, वो कंटिंजेंसी के लिए होता है। भारत का रोल क्लियर है, भारत इंडियन ओशन को कंट्रोल करता है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डोमिनेट करता है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस देता है, लॉजिस्टिक्स, रिफ्यूलिंग, एक्सेस पॉइंट्स, ये सारी चीजें इंश्योर करता है। अगर इंडो पैसिफिक एक हाईवे है तो भारत उसका गेट कीपर है। जापान का रोल भी इक्वली क्लियर है, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी जापान लेके आता है, नेवल प्रिसिशन और डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल मिलिट्री बैकबोन सप्लाई करता है, और सेंसर्स, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां जापान स्ट्रांग है वहां जापान एक्यूरेट है। ये दोनों मिलकर यानी भारत और जापान मिलकर एक ऐसा एक्सिस बनाते हैं जो दिखने में तो सॉफ्ट है लेकिन कैलकुलेट करने में इट इज एक्सट्रीमली हार्ड। इस एक्सिस का मैसेज बहुत सिंपल है और बहुत डेंजरस भी, कि चाइना तुम बाहर निकल सकते हो लेकिन बिना कॉस्ट के नहीं। तुम साउथ चाइना सी में मूव करोगे, प्रेशर बढ़ेगा। तुम ताइवान पे प्रेशर डालोगे, रीजनल रेस्पॉन्स वाइडन होगा। तुम इंडियन ओशियन में घुसने की कोशिश करोगे, स्पेस श्रिंक होगा। यहाँ कोई एक कंट्री ट्रिगर नहीं है, यहाँ कंबाइंड फ्रिक्शन क्रिएट की जा रही है। और फ्रिक्शन का मतलब होता है हायर कॉस्ट, लोअर मार्जिन फॉर एरर, और ज्यादा मिस कैलकुलेशन का रिस्क। और अब आते हैं एक ऐसे छोटे से मूवमेंट पर जो जियोपॉलिटिक्स में छोटा नहीं होता। जब जापान के इलेक्शन रिजल्ट्स आए और मोदी जी ने लाइटनिंग स्पीड से रिएक्शन दिया, बहुत लोगों ने कहा नॉर्मल डिप्लोमेटिक कर्टसी है। मैं कहूंगा नहीं, ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक कर्टसी नहीं है। जिस स्पीड से मोदी जी ने बधाई दी, डिप्लोमेसी में टाइमिंग सब कुछ होती है। ये मैसेज था, वी वर वॉचिंग, वी अंडरस्टैंड व्हाट दिस मैंडेट मीन्स, वी आर अलाइंड ऑन व्हाट कम्स नेक्स्ट। इसका मतलब यह भी था कि भारत जापान के इंटरनल पॉलिटिकल शिफ्ट को समझ रहा था। भारत जानता था कि ये लीडरशिप कंटिन्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है, और भारत सिग्नल दे रहा था कि इंडो पैसिफिक के नेक्स्ट फेज में जापान अकेला नहीं है। ये ट्वीट एक लाइन का था लेकिन उसके पीछे पूरा स्ट्रेटेजिक पैराग्राफ छुपा हुआ था। चीन को भारत और जापान के एक्सिस से प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है उसको? चीन को प्रॉब्लम यह है
या मैं ऐसा बोलूंगा कि चीन को प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, नॉइजी नहीं है और रिएक्टिव नहीं है। ये एक्सेस प्लानिंग मोड में है, पैनिक मोड में नहीं है। वी आर प्लानिंग फॉर समथिंग बिग। और जियोपॉलिटिक्स में सबसे खतरनाक चीज होती है दोस्तों, दो सिविलाइजेशंस जो पेशेंस को वीकनेस नहीं वेपन समझती है। भारत और जापान दोनों ने इतिहास में सीखा है कि वक्त को कैसे इस्तेमाल करना है और पावर को कैसे शांति से शेप करना है। इसीलिए ये पार्टनरशिप हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन जब क्राइसिस आता है तो ऑप्शन सिर्फ इसी टेबल पे मिलते हैं, भारत और चीन वाले, भारत और जापान वाले रादर। चीन की सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी मिसाइल्स नहीं है दोस्तों, इकोनॉमी नहीं है, पॉपुलेशन भी नहीं है। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है एक सेंट्रलाइज्ड ईगो। चीन का पूरा डिसीजन मेकिंग मॉडल एक सिंपल अजम्पशन पे खड़ा है, टॉप लीडरशिप जो देख रही है वही रियलिटी है। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं हमारे चाइना रिलेटेड कई सारे कंटेंट्स में, कि जो लीडरशिप बोलती है वही सही है, एंड देयर लीडरशिप इज नॉट रेडी टू लिसन टू एनीबडी एल्स। जब हर चीज एक ही लीडर के परसेप्शन से गुजर जाती हो, जब हर इनपुट एक प्री अप्रूव्ड नैरेटिव्स के फिल्टर से क्लीन होकर ऊपर पहुंचती हो, देन द सिस्टम इज नॉट एक्यूरेट, देन द सिस्टम बिकम्स ओबीडियंट। ग्राउंड रियलिटी तक तब तक ऊपर नहीं पहुंचती जब तक वो क्राइसिस ना बन जाए। इसका मतलब ये होता है कि चीन सिग्नल्स लेट रीड कर रहा है, रेजिस्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहा है और अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। चीन इज थिंकिंग आई एम मोर पावरफुल देन व्हाट आई एम ऑलरेडी एम। और इसी ईगो बबल के अंदर बैठकर चीन ने तीन बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशंस की। पहली मिसकैलकुलेशन, जापान। चीन को लगता था कि जापान हमेशा पैसिफिस्ट रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे छुपा रहेगा और अमेरिका के बिना कुछ बोलेगा ही नहीं। पर चीन ये समझ ही नहीं पाया कि जापान ने थ्रेट को फिलोसॉफिकल नहीं, एग्जिस्टेंशियल तरीके से देखना शुरू कर दिया। ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं है जापान के लिए, ताइवान एक बफर जोन है, और बफर जोन गिरेगा तो कोर एक्सपोज हो जाएगा। चीन ने जापान के रिजॉल्व को स्टेटमेंट पॉलिटिक्स समझा, जापान ने चीन के एक्शंस को वॉर प्लानिंग इनपुट माना। यहीं पर गैप था और यहीं से चीन लेट हो गया। और दूसरी चीन की मिसकैलकुलेशन, भारत। चीन को लगा कि भारत शोर करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, इंटरनेशनल फोरम से बोलेगा और फिर टाइम के साथ नॉर्मलाइज हो जाएगा। चीन ने ये समझ ही चीन ये समझ ही नहीं पाया कि भारत का पेशेंस वीकनेस नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहा है भारत। 1 मिनट। सॉरी। सॉरी, माई वन साइड लाइट हैज गॉन ऑफ। एक तरफ की बिजली ऑफ हो गई है। आई एम सो सॉरी, बट आई एम होपिंग यू आर स्टिल एबल टू सी। लेट्स कंटिन्यू। सो भारत रिएक्ट नहीं कर रहा है, भारत एब्जॉर्ब करके सप्लाई चेन शिफ्ट कर रहा है, मिलिट्री पोस्चर्स साइलेंटली चेंज कर रहा है, पार्टनरशिप डीपन करता है, और जब रिजल्ट दिखता है तो चीन को लगता है ये सब क्या हो गया। और इसीलिए चीन को भारत का रिस्पॉन्स हमेशा सडन लगता है, जबकि असल में वो एक स्लो बर्न सफोकेशन है। चीन की तीसरी मिसकैलकुलेशन, रीजनल कोऑर्डिनेशन। चीन अभी भी सोचता है कि सारे कंट्रीज अपने अपने एंगल से चल रही हैं। रियलिटी ये है कि इंडो पैसिफिक में शेयर्ड थ्रेट परसेप्शन बन चुकी है, कोऑर्डिनेशन आराम से शांति से हो रहा है, और अलाइनमेंट यहां पर लाउड नहीं है, आज ऑपरेशनल है। चीन का सेंट्रलाइज सिस्टम ये मानकर चलता है कि अगर कोई अलायंस लाउडली अनाउंस नहीं हो रहा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब सडनली जॉइंट पेट्रोल्स दिख जाते हैं, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स सरफेस पे दिखते हैं, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग अलाइन हो जाती है, तो बीजिंग को शॉक लगता है। और जब सेंट्रलाइज्ड ईगो को शॉक लगता है तो रेस्पॉन्स मेजर्ड नहीं होता, वो हमेशा इमोशनल होता है। और उसी पेंच में आज चीन फंस रहा है।
इसीलिए फिर आप देखते हो कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जहां डिप्लोमेट्स नेगोशिएटर नहीं, स्ट्रीट फाइटर्स बन जाते हैं, झगड़ा करते हैं, मारामारी पर उतर जाते हैं लिटरली। दूसरा देखते हो मिलिट्री पोस्चरिंग, जहां एक्सरसाइज का पर्पस डेटरेंस कम और ईगो रीअश्योरेंस ज्यादा होती है। तीसरा न्यूक्लियर सिग्नलिंग, मैंने पिछले वीडियो में गलवान के बारे में बताया था कि कैसे गलवान के बाद चीन ने अ, एक लो इल्ड न्यूक्लियर डिटोनेट किया था। और सबसे डेंजरस ओवर रिएक्शन। ओवर रिएक्शन इस बात का साइन होता है कि सिस्टम कंट्रोल में होने का दिखावा कर रहा है, पर अंदर से इट इज एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल। ये सारी चीजें एक ही बातें बताती है, चीन स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट नहीं है, चीन स्ट्रेटेजिकली अनकंफर्टेबल है। इट इज नॉट कॉन्फिडेंट, उसे पता ही नहीं कि अगला मूव क्या होगा। इट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट मूव फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम जापान। और दैट इज वाई चैलेंज इज, चीन इज फीलिंग द चैलेंज। और ये डिस्कम्फर्ट आने वाले सालों में ज्यादा एग्रेसिव पोस्चरिंग दिखाएगी चीन की तरफ से, ज्यादा मिसकैलकुलेशन दिखाएगी, और ज्यादा फ्लैश पॉइंट क्रिएट करेगी। हु नोज, अरुणाचल पे फिर से चीन हमला कर दे, दिखाने के लिए कि भाई मैं अभी भी पावरफुल हूं। इसीलिए चीन का सबसे बड़ा थ्रेट उसके उसके वेपन्स नहीं है। चीन का सबसे बड़ा थ्रेट है उसका अपना सेंट्रलाइज्ड ईगो, जो सच को देर से सुनता है। दोस्तों, अगले 10 साल का इंडो पैसिफिक लैंडस्केप, मुझे लगता है इट इज वेरी वेरी क्लियर। चीन डोमिनेंट नहीं रहेगा, चीन आइसोलेटेड भी नहीं होगा, लेकिन चीन कंस्ट्रेंट रहेगा। और कंस्ट्रेंट एक डेंजरस चीज होती है, जहां पर वॉर का रिस्क बढ़ जाता है, मिस कैलकुलेशन का, अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग, मिस कैलकुलेशन का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए भारत जापान और पार्टनर्स का काम है, प्रेशर रखो लेकिन एस्केलेशन अवॉइड करो। और अब तक जो स्टेप्स लिए गए हैं वो इसी बैलेंस को शो करते हैं। टिल द टिल नाउ द थिंग्स आर फाइन। आज आज चाइना बॉक्स्ड इन है, लेकिन ट्रैप्ड नहीं है। और यहीं से एक डेंजरस फेज शुरू होता है, जब रास्ता कम होता है लेकिन ईगो इंटैक्ट होता है। जापान का राइज, भारत का स्टेडीनेस और इंडो पैसिफिक का अलाइनमेंट, ये सब एक चीज बोल रहे हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर लेक्चर से नहीं, केपेबिलिटी और रिजॉल्व से बनेगा। और आज पहली बार एशिया के दो एंशियंट सिविलाइजेशंस, यानी जापान, सॉरी, भारत और जापान, फ्यूचर का रूल बुक लिखने के करीब खड़े हैं। एंड बोथ द कंट्रीज नीड टू कम टुगेदर, इवन मोर assertively, even more aggressively. We need to invest in more of our military strategies. We need to invest time, joint military exercises कीजिए, both the nations need to do. आपको एक परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा चाइना के सामने, क्रिएटेड है, वी नीड टू मेंटेन इट बेसिकली। चलिए दोस्तों, यहीं पर आज का सेशन एंड करते हैं। मुझे लगा थोड़ा जापान पे मुझे बात करना चाहिए, बिकॉज जापान हैज कम आउट रियली स्ट्रांग। एंड ताकाइची, जो उनकी पीएम है, उनका जो मैंडेट अभी आया है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मैंडेट शी हैज आफ्टर इलेक्शंस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। मोदी जी ने क्विकली विश उनको इसीलिए किया बिकॉज मोदी जी अंडरस्टैंड्स हाउ हाउ इम्पोर्टेंट एज अ मेंबर शी इज। चलिए यहीं पर आज के सेशन का एंड करते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।